तो कल हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। तो हम कल बात ये कर रहे थे कि संविधान हमारा कैसे बना, कहाँ क्या क्या स्रोत थे। क्या क्या स्रोत थे हमारे संविधान के? हमारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका उस समय, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस समय के जो तमाम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर थे, जो उस समय के जो सारे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर थे, उन सभी से हमने कुछ सीखने की कोशिश की और उनके जो लोकतांत्रिक पक्ष हैं उनको जानकर, उनको समझकर, उनको अपनाने की कोशिश की गई, जिससे कि हम बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना सकें। और अगर हम इनको बात करें कि जो सोर्सेज है, वो कहेगा कि भाई नकल मारने वाला, तो दीज आर सोर्सेज, ठीक है। ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल है जो हमारे संविधान का रॉ मटेरियल है। तो हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिला? जिसे हम ताजमहल के लिए कहते हैं, ताजमहल का जो सामान है वो कहाँ से आया? सर चुनार एक जगह है, वहां से। पत्थर कहाँ से आया उसका? मकराना से। संगमरमर पत्थर जो ताजमहल में लगा हुआ है वो मकराना से आया। उसमें जो 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 पत्थर लगाए गए हैं, मतलब चमकीले लेपिस लेजुली बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, नीला लाल पत्थर जो है, कुछ ईरान से, अलग अलग देशों से लाया गया है। तो जैसे कोई भी चीज जब बड़ी बनाई जाती है तो उसके रॉ मटेरियल का सोर्स अलग अलग हो सकता है। तो इसी तरीके से हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो रॉ मटेरियल है वो अलग अलग देशों से आया। तो जो महत्वपूर्ण चीजें कहाँ से आई, जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट की बात की। हमने पहले भी ये शायद बात की थी कि अमेरिका से हमने क्या हासिल किया, जो आज हमारा फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है वो हमें प्राप्त होता है अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए ये जो फंडामेंटल राइट्स का एरिया है, इसको हमने बिल ऑफ राइट्स का जो कंसेप्ट है वो वहां पर है, उसी से हमने अपनाया फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? ये जितने पॉइंट्स हैं ये याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जितने पॉइंट्स हैं यही हमारे लोकतंत्र को एक मजबूत और स्टेबल लोकतंत्र बना रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे वो अधिकार हैं जो हमें, जो सिटीजन को, मुख्यतः सिटीजन को, कुछ अपवादों को छोड़कर सिटीजन्स को स्टेट से बचाते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट। कि अगर स्टेट निरंकुश होने लगे तो संविधान में लिखा हुआ है कि आप जो है फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में कुछ 5 वो है, आर्टिकल 32 में हेबस कॉर्पस, क्यू वारंटो, क्या है ये सब? रिट है सर। रिट्स है। ये जो 5 रिट्स हैं, ये 5 रिट्स हमें किसके अगेंस्ट मिलती हैं? स्टेट
के और अगेंस्ट? सर स्टेट के कुछ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के कुछ थ्रू के प्राइवेट लिए। के लिए है, पर मूलतः जो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वही है स्टेट से हमें प्रोटेक्शन। तो स्टेट की जो अथॉरिटी है, क्यों वारंटो, स्टेट को आप बोल रहे हो डायरेक्शन देता है जुडिशरी कि शो मी योर अथॉरिटी, अंडर व्हाट अथॉरिटी, अंडर व्हाट लॉ यू आर डूइंग दिस थिंग। हेबस कॉर्पस प्राइवेट पर्सन पर हेबस कॉर्पस लागू होता है, पर मेनली पुलिस के लिए है। प्रोड्यूस द बॉडी, जो आदमी आपने पकड़ा हुआ है उसको लेकर आओ यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत करो। ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपने मन से जो चाहे कर दो। तो ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं स्टेट पर। अब इंडियन मॉडिफिकेशन इसमें यही है, जैसे अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 जो और कहीं नहीं मिलेगा पर भारत में है, जो हमें प्राइवेट पर्सन से भी प्रोटेक्शन दे रहा है। कोई एक दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता तो वो हमें उनसे प्रोटेक्शन देता। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, ये आइडिया भी हमने अमेरिका से लिया है। ये सब आप नोट कर लीजिए, ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सवाल जितने आते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्टिव आते हैं, सारे कंसेप्ट बेस्ड सवाल आते हैं। वो आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आप इस बेसिक आइडिया को समझते हैं या बस रट के आ गए हैं कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 से लेके सारे हम कहानी सुना दी। वो कहानी ठीक है, कहानी में तो इंटरेस्ट है, आपको पता होना चाहिए, पर कहानी का मतलब तब है जब आपको उसका तात्पर्य पता हो। फंडामेंटल राइट्स है क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें तो क्या है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और हर चीज को आपको कैसे करना चाहिए, ओरिजिन पर भी जाना चाहिए। जैसे हमने कहा ना जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का डिवीजन क्यों हुआ, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होती है और क्यों हमारे पास है, कोई बताएगा? ये तो सिंपल सब्जेक्टिव सवाल है। हाँ, क्या जुडिशरी होती का है? इंडिपेंडेंस होना, तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना जरूरी है क्योंकि वो चेक लगा सके एग्जीक्यूटिव के ऊपर और लेजिस्लेटिव के। वो बात कर देते, पहले बताओ होती क्या है। कौन इस आइडिया से आपको क्या समझ में आ रहा है कि वी वांट सर इंडिपेंडेंट जुडिशरी? हाँ, सर जो गवर्नमेंट होती है जैसे लेगिस्लेटिव एंड एग्जेक्टिव से वो फ्रीडम होती है, मतलब हम्म, होते हैं। ठीक है। और इस इंडिपेंडेंस की मतलब कहाँ हमने कहाँ इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा, इसकी जरूरत कहाँ से आई होगी? यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, देखो हर चीज का ओरिजिन कहीं ना कहीं होता है। तो अगर ओरिजिन होता है, हम ओरिजिन को समझने की कोशिश करें। हम कह रहे हैं कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि कहीं जुडिशरी डिपेंडेंट भी होती होगी। कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिससे जुडिशरी डिपेंडेंट बन सकती है इतिहास में? कोई घटना आप सोच सकते हैं, कोई सिचुएशन? सर राजा राजा के टाइम पे। राजा के टाइम पे, बिल्कुल। जो हमारा बेसिक आइडिया एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करना, ठीक है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, नहीं वो भी तो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। तो हमने पढ़ा डीएम, ठीक है, एक अधिकारी जो एग्जीक्यूट भी करेगा उस फंक्शन को और जज भी करेगा। तो ऐसे में उसका बायज हो जाना, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। एक ही व्यक्ति को मान लीजिए, है ना, आप ही को सजा भी सुनानी है और आप ही को इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, आपने जांच करनी है, जांच करने वाले अधिकारी भी आप हैं और सजा सुनाने वाले भी अधिकारी आप हैं।
और आप एक ईमानदार अधिकारी हैं, ठीक है, तो दोनों काम आप करेंगे। ऐसे में क्या परेशानी हो सकती है? ऐसे में परेशानी ये हो सकती है कि आप हमेशा बायस्ड रहेंगे, आप बायस्ड होंगे, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। जब आपने किसी केस की जांच की, आपने जिस भी लाइन पे उसकी जांच की, आपको जो भी लगा, आप वही मान के चलेंगे कि वही सही है। परंतु अगर किसी तीसरे आदमी को बिठाएंगे, कोई एक और न्यूट्रल आदमी, एक इंडिपेंडेंट आदमी बैठेगा, तो वो सारे तथ्यों को अलग करके देखेगा। आप कहेंगे कि जी इसने ये वहां पर फला व्यक्ति ने बताया है कि ये वहां जा रहा था, तो आप उस तथ्य को देखेंगे कि हाँ ठीक है जा रहा था, पर क्या जाना उसके मर्डर करने के बराबर है? भाई कोई आदमी वहां पर देखा गया, वहां से आता जाता हुआ देखा गया एक मकान से, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि उस व्यक्ति ने गया है? तो मर्डर भी क्या होगा? परंतु जो जांच करने वाला अधिकारी है वो निश्चित रूप से उसे मानेगा, क्योंकि उसने उसकी जांच की, उसको उस आइडिया से एसोसिएशन होता है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमने ये कहा एग्जीक्यूटिव और उसको सेपरेट रखा जाए। इसके अलावा भी कई और तरीके से हम इस इंडिपेंडेंस को अचीव करते हैं। हाँ, इस इंडिपेंडेंस को हम और भी कई तरीके से, माइक्रोफोन किसी का ऑन है, बंद कर दीजिए। तो और भी कई तरीकों से, जैसे हमने उस दिन बात की थी चार्ज की। व्हाट इज चार्ज्ड? Salary of the judges is charged on Consolidated Fund of India. What does it mean? तो किसी भी हालत में जो जज की सैलरी है उनको देनी होगी, मतलब वो काट नहीं देनी होगी। वो ऐसा नहीं कि मतलब उन्हें कि ठीक है चलो, जैसे सैलरी में एक आइडिया है, भाई हमारे पास तनख्वाह इनकम होगी तो हम आके आपको देंगे, ऐसा नहीं है। उसको पास नहीं करना पड़ेगा कि उनका बिल लगा है, उनका बिल पास कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा वो, है ना। तो वहां पर चीजें ऑप्शनल हो सकती हैं, यहाँ ऑप्शनल नहीं होगी, चार्ज होगी। फिर और भी तरीके से, जैसे जुडिशरी के लिए किया गया है कि उनका रिमूवल बहुत मुश्किल बनाया गया है। अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, पर रिमूवल का प्रोसेस कैसा है? हम रिमूवल के लिए उनके मतलब लगभग इम्पीचमेंट, जो प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट है, वैसा ही लगभग पूरा प्रोसेस है। इतना कठिन बनाया गया है भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना। क्यों ऐसा है? ताकि सिक्योरिटी ऑफ हमारे, टेन्योर, ताकि एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से ना कर सके। हाँ, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है किसी भी स्थिति में उसको आसानी से ना हरा वो कर सके। ऐसा ना हो कि एक जज है जिसके जो सख्त फैसले देता है, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर मुकदमे सुन रहा है और उनको केस सजाएं दे रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? अगर मान लीजिए उनके खिलाफ चलेगा तो लेजिस्लेचर सोच सकता है ये जज बहुत बदमाश है, ये जज हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है, इसको हटाओ, इसको रिमूव करो। तो रिमूवल का प्रोसेस इतना मुश्किल बनाया गया है कि वो आसानी से रिमूव नहीं हो सकता। तो ऐसे में जज की एक इंडिपेंडेंस है। तो जजेस को इस तरीके की इंडिपेंडेंस हमारे सिस्टम में दी गई है, और ये आइडिया कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया। देन वी हैव जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है कि हम कोई भी कानून, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? तो जुडिशरी लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून को चेक कर सकती है। वेरी, कोई भी कानून, एक्ट, कोई भी कानून, कोई भी प्रस्ताव जो हमारे लेजिस्लेचर ने पास किया हो, और ये लेजिस्लेचर के फंक्शन पर होता है, ये ध्यान रखेंगे। एग्जीक्यूटिव के लिए अलग प्रोविजन हो गया, दैट इज नॉट जुडिशियल रिव्यू। तो कोई भी कानून यदि लेजिस्लेचर पास करता है, संसद पास करता है, तो हमारे
जजेस के पास, हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो किसी कानून को नहीं, ये हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है, जुडिशियल रिव्यू नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, को किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है, ये देख सकता है कि क्या ये कानून हमारे संविधान सम्मत है। ऐसा तो नहीं कि कोई कानून ऐसा कानून बना दिया गया जो संविधान के प्रोविजन को ही उड़ा रहा है, जो संविधान से अलग चल रहा है। हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म की बात है और हम ऐसा कोई कानून बना रहे हैं जो सेक्युलरिज्म के बेसिक प्रिंसिपल को तोड़ देता हो। ऐसे में हमारे जजेस के पास ये अधिकार है कि उसे वो रिव्यू कर सकते हैं। तो ये अधिकार हमारा जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट है उसे हटाया जाना। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनको अगर हटाने का प्रोसेस क्या होगा, ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हम बात कर रहे हैं, तो हमने रिमूवल का प्रोसेस भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस। इसी तरीके से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें कि प्रेसिडेंट नोशनल हेड है, ठीक है, सिंबॉलिक हेड होता है प्रेसिडेंट, और सरकार जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चलाई जाती है, जो अकाउंटेबल होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो अकाउंटेबल होती है टुवर्ड्स पार्लियामेंट। तो अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? एग्जीक्यूटिव की, पार्लियामेंट के प्रति। तो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन से लेने का सोचा। रूल ऑफ लॉ, जो आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ है कि कानून का शासन होगा और कोई भी कानून के ऊपर नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, बट एवरीबडी विल बी अंडर रूल ऑफ लॉ। देन वी हैव लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कानून बनाने का एक प्रोसेस है। सिंगल सिटीजनशिप की, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। कुछ देश हैं जहां दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है, आप एक साथ दो देशों की नागरिकता ले सकते हैं, पर हमने वो नहीं अपनाकर केवल सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया अपनाया है। कैबिनेट सिस्टम, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके अंदर भी एक छोटा सा कैबिनेट है, विशेष मंत्री हैं, कैबिनेट दर्जे के मंत्री। प्रेरोगेटिव रिट्स, जो रिट्स का कॉन्सेप्ट है। प्रिविलेजेस, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। बाइकैमरलिज्म, द्विसदनीयवाद, ये सब सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाया है। हाँ, तो द्विसदनीयवाद, ये सारी चीजें हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाई। फिर आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ से हमने डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स और जो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स का कंसेप्ट अपनाया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट, जो हमारे संविधान में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, फिर कंकरेंट लिस्ट है, ओवरलैपिंग लिस्ट की, दोनों ही उसमें कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी, स्टेट या यूनियन, दोनों में से कोई इसके ऊपर कानून बना सकता है। पर अगर यूनियन कानून बनाएगी तो स्टेट के कानून के से ऊपर उसको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की जो नीति है, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि इस हिस्से को हम एक बार बाद में दोबारा से करेंगे जब हम ये पॉलिटी पढ़ चुके होंगे। इस समय हो सकता है आप में से कईयों को कुछ चीज़ों को आइडिया ना हो और कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, तो जब हम दोबारा से पढ़ेंगे तो हमें ये समझने में आसान रहेगा।
कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक मजबूत सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर की नीति को अपनाया है। रेजुडरी पावर है, जो बची हुई पावर है, रेजुडरी पावर्स हैं, उनको केंद्र के हाथों में रखा है। स्टेट गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा किया जाना और सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ये सभी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया। अगर आप में किसी में भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लेना बिना हिचक। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो जर्मनी का था, ठीक है, वहां से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं कि इमरजेंसी के दौरान क्या होगा, अगर आपातकाल हो जाए तब भी क्या जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसी तरह से काम करेंगे। तो ये हमने प्रोविजन वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट ली, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया, ये रिपीट हो गया है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जो उस समय यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, उससे हमने कुछ कॉन्सेप्ट लिए। उनमें है फंडामेंटल ड्यूटी, जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की जो बात है, जो हमारे प्रीएम्बल में भी शामिल है कि हमारे जो स्टेट है, जो संविधान है, वो क्या इंश्योर करेगा। आवाज कट रही है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का आइडिया है, जो हमारे प्रीएम्बल में है, वो यहाँ से लिया गया है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से जस्टिस का आइडिया है, जो कि तीनों डायमेंशन है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाए हैं। और हम एक एक बार बात करेंगे, अभी हम इसमें जब प्रीएम्बल पर जाते हैं तब वहाँ पर चर्चा कर लेंगे कि दोनों में क्या क्या, हर एक चीज का क्या क्या मतलब है, हर शब्द का यहाँ पर बहुत गहरा मतलब है। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसके बाद साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने संविधान में, क्या संविधान एक फिक्स चीज रहेगी, संविधान में कोई बदलाव किया जा सकता है, तो हमने ये प्रावधान रखा है कि नहीं, संविधान में अमेंडमेंट हो सकते हैं और उसका एक लेट डाउन प्रोसीजर है, और वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से अपनाया है। जो राज्यसभा के मेंबर्स का, सदस्यों का इलेक्शन है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अपनाया। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट, कि जो कार्रवाई होगी, कानून होगा, वो केवल एक जो प्रोसीजर है, जो कानून में एक तरीका दिया गया है, उसी से काम करेगा, अपने आप से काम नहीं करेगा। और कोई किसी को कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है यहाँ तक। सर प्रीएम्बल का जो आइडिया था वो यूएसए से लिया गया है, तो सर इसका मतलब क्या होगा कि प्रीएम्बल का जो आइडिया प्रीएम्बल है यूएसए से लिया गया था? प्रीएम्बल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात भाई। प्रीएम्बल अब मैं बताता हूँ बात कर रहे हैं। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? आउटलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर बुक के पहले पन्ने पे लिखा रहता है ना, हिंदी में हम बोलते हैं जो प्रस्तावना। कॉन्स्टिट्यूशन का सार होता है। सार So three pages of the constitution. प्रस्तावना, ठीक है। हिंदी में अगर आप कोई पढ़ते होगे तो किताब के 3-4 पेज, 2 जो बिल्कुल शुरू में होता है किताब के, प्रस्तावना, ठीक है, इंट्रोडक्टरी टाइप का होता है। उसमें किताब के अंदर क्या है वो बताने की कोशिश की जाती है, या कुछ भी जो भी ऑथर का मन होता है वो ऑथर उसके बारे में
प्रस्तावना लिखता है, जिसमें कहानी के बारे में ऐड भी करे, पर के बारे में बताता है जो कुछ उसको उसके लिए महत्वपूर्ण लगता है। तो अब बात यह आती है कि संविधान तो एक लॉ बुक है ना, तो किताब, पर वो कानून की किताब है। बताया था कोई भी चीज, मामूली से मामूली चीज बिना कारण नहीं होती, हो नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक्ट में सोचा अच्छा यार ये भी लिख दो, चलो ये चीज लिख देते ठीक लगेगा, नहीं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण कानूनी किताब है जिसका बहुत इस कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत गहरा मतलब होता है। उसकी एक एक चीज, एक एक शब्द, उसका डॉट, उसका कॉमा बहुत अंदर, इतना उसका इम्पोर्टेंस है। तो कानून की किताब में कुछ भी लिखना बहुत सोच समझ के लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता जैसे हम एक सामान्य किताब में लिख दें कि हाँ ठीक है आपको हमारा मतलब समझ आ रहा है, समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है हम ये कहना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं लिख सकते। इट हैज टू बी प्रिसाइज, उसका एक और एक ही मतलब होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर में, उसकी बेसिक आवश्यकता होनी चाहिए। तो कभी कभी लैंग्वेज लिखते समय एम्बिगुअस हो सकते हैं, नॉट क्लियर हो सकते हैं, हमारी बात समझ ही नहीं आ रही किसी को, तो हमने 2 लाइन और लिख दी, है ना। जैसे मैंने एक बात कही आपको, मुझे लग रहा है या आपको लग रहा है कि समझ नहीं आई, मैंने 2 और लाइन कह दी, इसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। परंतु ये एक रिटर्न कम्युनिकेशन है अपने देश के नागरिकों को, और रिटर्न कम्युनिकेशन है, जैसे बोलते समय हम 4 बातें बोल सकते हैं, पर मैं जब उसी को लिखूंगा तो मैं बिल्कुल प्रिसाइज होऊंगा। आप मुझे लिखे हुए मेरे जो भी मैंने लिखा हो उस पर कोट कर सकते हैं कि साहब आपने ऐसा लिखा था, तो ये नहीं किया आपने, बिल्कुल। जो बोली जाती हैं बातें उसमें थोड़ा सा हम ढील दे देते हैं। अब हमारी प्रस्तावना पर बात आते हैं कि क्या संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए। प्रस्तावना का क्या मतलब है, क्यों होनी चाहिए होनी चाहिए सर। और क्यों? भाई इस प्रस्तावना से सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है। अगर मैं इस प्रस्तावना को पढ़ूं तो इस प्रस्तावना से मैं क्या हासिल कर रहा हूं, मुझे ये बताओ। क्या मैं ये कहूं कि आपने मुझे लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ नहीं दिया है और मैं किसी अदालत में चला जाऊं तो क्या इस पर कोई कार्रवाई हो जाएगी? नहीं सर। इसका इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्या ऐसा है, मतलब जैसे यहाँ पे इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात लिखी हुई है, आपको लगता है कि मेरे साथ मेरे को इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मेरे को बराबर मौके नहीं मिल रहे, मेरे को भी बराबर मौका मिला होता तो मैं अपनी अच्छी एजुकेशन पूरी कर सकता था, ठीक है, मेरा भी स्टेटस अच्छा हो सकता था, मुझे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। आप ये चीज लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि जी आप संविधान के कस्टोडियन हो, संविधान के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है, तो इसका कोई इम्पैक्ट है संविधान पर और सुप्रीम कोर्ट आपको एंटरटेन करेगा? बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल क्योंकि करेगा। हाँ, क्योंकि जो स्टार्टिंग फेस है वो हम जो इंडियन पीपल है खुद उसकी ओथ ले रहे हैं, क्योंकि हम उसका संरक्षण के रूप में जो हमारा गार्जियन है जो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसमें हमने लिखित रूप में जैसे हम सिटीजनशिप एक्वायर्ड करते हैं तो वो हम खुद रिटर्न रूप में कह रहे हैं कि हम इसके साथ साथ जो भी नियम कानून है वो प्रॉपर वे में मानेंगे, हम लोगों के द्वारा ही जो रूल इंप्लीमेंट किए जाएंगे हम लोगों पे ही इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो हमारा जैसे मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य भी है कि हम उनको इम्प्लीमेंट भी कराने में हेल्प करेंगे, देन उसको इम्प्लीमेंट कराने में भी हेल्प करेंगे और हम उसमें हेल्प भी करेंगे वैसे भी। अच्छा चलो, अगर मैं इस हिसाब से चलूं तो जितने देश के बेरोजगार हैं उन सबको केस कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। अगर मैं जस्टिस की बात कर दूं, सोशल जस्टिस, भारत में ऐसे करोड़ों लोग हो सकते हैं जो ये कहें कि जी हमारे को सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा। क्या आप कह सकते हैं कि हम भारत में सबको सोशल जस्टिस दे रहे हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत में सबको हम इकोनॉमिक जस्टिस दे रहे हैं? ठीक है, अगर हम ये सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं दे रहे हैं तो सारे लोग अगर अदालत पहुंच जाए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, कोई रोक सकता है उनको?
नहीं रोक सकता, लेकिन सर रीजन ये भी तो है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं ना उनको जस्टिस देने के लिए, हम कंटिन्यूटी जो प्रगति है उसमें। देखो यही बात समझने की कोशिश करो, संविधान में जो कुछ लिखा जाएगा वो एम्बिगुअस नहीं होगा, या होगा तो वहां पर क्लियरली होगा कि भैया ये बात की जाएगी आगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। परंतु संविधान के जितने प्रावधान हैं एक्सेप्ट डीपीएसपी, जितने आर्टिकल हैं दे आर एनफोर्सिएबल आर्टिकल, ठीक है। डीपीएसपी को छोड़ दिया जाए जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज से शामिल हैं। अगर को कोई ये कहे कि आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो हो रहा जी, यहाँ पर जो कानून का शासन है वो नहीं है, ये जो प्रोसीजर डेट डाउन है उससे कार्यवाही नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको सू कर सकता है, चाहे वो एसएसपी हो चाहे डीजी हो, कोई भी हो, तुरंत उसे बुला लेगा, खड़ा कर देगा यहाँ पर, भैया आपने ऐसा क्यों किया बताओ, ये 24 घंटे में आपने प्रोड्यूस क्यों नहीं किया, बताओ अब आपको सजा क्यों ना दी जाए, तुरंत एक्शन हो सकता है उस पर इस पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बेसिक आइडिया यही है कि अब इसी के कारण कि भाई हमने एक बेकार में एक कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट बना दिया जिसकी कोई विशेष उपयोगिता, मतलब उपयोगिता ऊपरी तौर पे नहीं दिखाई दे रही, और ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रीएम्बल को नहीं अपनाया गया। ये आइडिया हमने यूएसए से लिया कि नहीं हम जो है से अपनाएंगे, ये हमारे लिए हमारे संविधान की प्रस्तावना है, बेसिकली ये एनफोर्सिएबल नहीं है। कोई कहे कि जी मेरे को सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट मुझे रियायत वो दिलवाए, वो नहीं दिलवा सकता। वो कहेगा कि प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। प्रीएम्बल का जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारी इंटेंशंस को, कि हम अपने संविधान से क्या चाहते हैं, उससे हमें करना क्या है, उससे अचीव क्या करना है। बाकी सब माध्यम है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 ये सब लिबर्टी, इक्वलिटी, थॉट फ्रीडम, ये सब देने के माध्यम है जो अंदर लिखे हुए हैं। परंतु ये जो प्रीएम्बल है ये हमारे लिए एक रोड मैप है कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, हम हैं कौन। तो ये बेसिक रोड मैप हमें प्रीएम्बल देता है, और इस रोड मैप को हमने अपनाया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसको प्रीएम्बल को अगर पढ़े तो प्रीएम्बल को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी हर चीज हमें कुछ बतलाती है। हर एक एक शब्द इसके अंदर में छोटा सा है, पता नहीं कितने शब्द हैं, काउंट भी कर सकता हूँ, काउंट कर लेते हैं। तो मैं प्रीएम्बल के सारे शब्द जोड़ूं तो कितने शब्द बनते हैं। एक 114 शब्द हैं कुल, ठीक है। ये 114 शब्द हमें बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत 73 वर्ड है। 73 ये 73 वर्ड है या तो, अच्छा ये मैंने नीचे वाला बेकार जोड़ दिया, सही बात। तो ये जो 73 शब्द हैं, केवल ये 73 शब्द हमें कितनी सारी कहानी सुना रहे हैं। यहाँ तक मुझे 85 हो रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा होंगे इसमें, ये वो सेमीकोलन वगैरह ऐड हो गए होंगे, तो 73 होते हैं। खैर वो उसमें शब्द में नहीं जाते, मतलब बहुत कम होते हैं। आइडिया ये कहने का है कि ये बहुत थोड़े से जो शब्द हैं, ये बहुत थोड़े से शब्द हमें बहुत कुछ बतला रहे हैं हमारे देश के बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में। तो वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर वी, ठीक है, हम। तो संविधान में हम सबसे पहली चीज किसको मानते हैं? मैं को नहीं मानते, वी, हम सब इक्वल, ठीक है, हम इक्वल पार्टिसिपेंट हैं इंडिया के। इंडिया जो है हम सब बराबर इसके भागीदार हैं, अच्छे बुरे हर चीज के बराबर भागीदार हैं। हम यहाँ पर कोई एक नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं फलानी विक्टोरिया, मैं फलाना XYZ पर्सन, मैं पुतिन, मैं ये, मैं फलान, मतलब अब ये कल्चर शुरू हो गया जो कि बहुत गलत है।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो सिस्टम शुरू हुआ है, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत फील करता हूँ कि हम पूरे जो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस है उसको तोड़ रहे हैं। आजकल जो ये शब्द यूज होने लगे ना, मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार, फलानी सरकार, ढिमकानी सरकार, ये सबसे बड़ा मिथ है। जितने भी ये लोग हैं, वी ऑल आर पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। हमें चुना गया है, हमने ये कहा है कि हाँ हम ये काम करना चाहते हैं, हमें नौकरी दी गई है और उसके लिए हम वेतन पाते हैं, कोई हम एहसान नहीं करते और किसी की ये व्यक्तिगत चीज नहीं होती है। तो सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबका है, हम सबके, हम किसी एक के नहीं है। तो सरकार सरकार होती है, ठीक है, तो इस देश के लोगों की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी लाइन का हो, किसी भी धारा का हो। ये जो विश्वास है, ये बहुत सारी चीजें हमारे सिस्टम में बहुत गलत फैला दी गई हैं अपने राजनीतिक फायदों के लिए। जैसे सरकार का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही शब्द हैं, ठीक है। देयर इज नो सरकार, दिस इज जस्ट एग्जीक्यूटिव। जिसको हम सरकार बोल रहे हैं वो सरकार होती ही नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव होती है। दो बड़े हिस्से अभी बाकी रहते हैं उसके बाहर, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा न्यायपालिका, विधायिका और क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। आप केवल कार्यपालिका हैं, आप सरकार नहीं है, यू आर नॉट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट है, तो आप दो लोगों के जो शक्ति है उसको भी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ कार्यपालिका हैं और कोई कार्यपालिका किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करती, कार्यपालिका सबकी है। तो ये जो दोनों आइडिया है, दोनों ही आइडिया हमें इनको गिव अप करना चाहिए। ये हमारे संविधान की मूल प्रवृत्ति से विपरीत है। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वी, अगर आज संविधान बनता तो शायद उसमें ऐसा लिखा जा सकता था कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति सबको ये देता हूँ, वो देता हूँ, ऐसा नहीं है। और वी के बाद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसको संविधान के मालिक कौन है? भारत के लोग मालिक हैं उसके, ठीक है। कस्टोडियन, उसके अल्टीमेट ओनर कौन है? लोग, पीपल सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आज मतलब जो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड होते हैं, पर जो पीपल हैं वो कस्टोडियन है, उनका है ये संविधान। उनको ये समझना होगा कि ये इंडिया मेरा है, मैं हूँ इंडिया, आई एम दी इंडिया, और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। मतलब इतना, ये चाहे कितने भी हम इनको कुछ भी बोले, कितना पावरफुल आइडिया है। सर आपका पेन चल नहीं रहा है, वो हो नहीं रहा अंडरलाइन। हो नहीं रहा? नहीं, मेरी तो हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा? नो सर। आज नहीं सर, नहीं दिख रहा होगा। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था तो इसलिए नहीं दिख रहा है आपको। तो आपको पहले बताना चाहिए था। अब दिख रहा है? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक। तो यहाँ पर हम ये समझें कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग हैं और भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया, इस संविधान के अल्टीमेट कस्टोडियन है। तो भारत किससे मिलके बनता है? भारत मिलके बनता है भारत के लोगों से। भारत के अल्टीमेट उत्तराधिकारी कौन है? यहाँ के लोग। तो लोगों को सबसे पहले अपनी शक्ति को समझना चाहिए कि हम शक्तिशाली हैं, यहाँ कोई और शक्तिशाली नहीं है, ठीक है। और जो कुछ है वो हम हैं, हमारे द्वारा ये सिस्टम बनाया गया। तो उन्हें सबसे पहले अपने अधिकार, अपना महत्व, हमें अपने आप को वोट तक सीमित नहीं कर देना चाहिए। जैसे आज की व्यवस्था में हम अपने आप को केवल वोट तक सीमित करे बैठे हुए हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई वोट दे दिया, काम खत्म, मेरा काम 5 साल बाद एक बटन दबाने का, उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। ये बहुत बड़ी हमारी गलतफहमी है। ये हमारी कॉन्टिन्यूअस ओनरशिप है अपने देश की, ठीक है। हम अपने देश के लगातार रहने वाले मालिक, पार्टनर हैं। तो इसके बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic,
and to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये एक लोगों द्वारा की जाने वाली डिक्लेरेशन है, जो लोग डिक्लेरेशन दे रहे हैं, कोई इंडिविजुअल्स ये डिक्लेरेशन नहीं दे रहे हैं, वो 299 सदस्य नहीं दे रहे हैं, हम लोगों की एक डिक्लेरेशन है, सामूहिक डिक्लेरेशन है। हमने सबसे पहले ये कहा कि हम भारत को वी हैविंग सोलेमली रिजॉल्व, ये भी ध्यान रखिएगा, हमने रिजॉल्व किया है, हमारा क्या है, संकल्प है। ये अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है इसमें कि ये हमारा संकल्प है। क्या है संकल्प हमारा? क्या संकल्प है हमारा? रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? संकल्प लेना। संकल्प लेना। तो हमने क्या संकल्प लिया? क्या हमारा देश सॉवरेन सोशलिस्ट। अगला हिस्सा देखो, ये पहला हिस्सा हमारा हो गया वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगला हिस्सा हमारा हो गया सोलेमली रिजॉल्व, मैं सत्य निष्ठा के साथ संकल्प लेता हूँ। ये भी ध्यान रखिएगा, सत्य निष्ठा के साथ, हम फर्जी टाइप का संकल्प नहीं ले रहे, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे सच्चाई के साथ, अपने हृदय की सच्चाई से, गहराई से समझते हुए, टू कॉन्स्टिट्यूट, कि मैं बनाऊंगा भारत को, कॉन्स्टिट्यूट करूंगा, किसको? भारत को बनाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूट करना है भारत को, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मैं भारत को एक सॉवरेन मतलब संप्रभु सोशलिस्ट समाजवादी गैर सांप्रदायिक इसको क्या बोलते हैं, सेक्युलर को पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष नहीं, धर्मनिरपेक्ष है। डेमोक्रेटिक, और वैसे हिंदी में पंथनिरपेक्ष यूज करते हैं, और वो एक मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। मैं भारत को, हम भारत को सत्य निष्ठा के साथ बनाने का संकल्प लेते हैं। क्या बनाने का? एक संप्रभु देश, एक समाजवादी देश, एक धर्मनिरपेक्ष देश, एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और सभी नागरिकों के लिए कुछ हमें सिक्योर करना है। तो ये हमारा संकल्प है। अब अगर हम संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम संविधान को जब पढ़ेंगे, संविधान को अगर हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ते नहीं है, तो पहली चीज ही हमें ये बताती है कि संविधान है क्या। संविधान क्या हमारे लिए अधिकारों की सूची है, अधिकारों की सूची है, प्रावधानों की सूची है, हाँ, क्या है इनमें से? प्रावधानों की सूची है सर। प्रावधानों की सूची है। मैं बोलूं अगर कि संकल्पों की सूची है। हाँ बिल्कुल सर, संकल्पों की सूची है, क्योंकि ये एक मूल ऐसा रिटर्न दस्तावेज है जिसके आधार पर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा देश मूव कर रहा है लिखित रूप में। नहीं, मूव कर रहा है नहीं है। हम यहाँ पर ये समझे कि 1947 में जब देश हमारा आजाद हो रहा था और संविधान बाद में बनाया गया, तो सबको ये बात पता थी कि यहाँ ये चीजें नहीं है।
हमारे पास जस्टिस नहीं है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस देश में नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप नहीं है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी नहीं है। फ्रेटर्निटी कभी कमजोर है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अभी की बाकी है। पता था, उन्होंने ये कहा कि हम अपने देश को, हम भारत के लोग ये सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हैं कि हम भारत को ऐसा बनाएंगे, ठीक है, हम उसे कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे। हम ये संकल्प ले रहे हैं कि हम ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें जस्टिस होगा, सोशल जस्टिस होगा, जिसमें इकोनॉमिक जस्टिस होगा, जिसमें पॉलिटिकल जस्टिस होगा, जिसमें लिबर्टी ऑफ थॉट होगी, जहाँ लिबर्टी ऑफ फेथ, एक्सप्रेशन, हम जो कहना चाहेंगे वो कह सकेंगे। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी होगी, कोई भेद नहीं होगा कि ये भाई वो है, ये अंग्रेज है तो जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था कि भाई अंग्रेजों को नौकरी मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। जो स्टेटस होगा वो समान होगा और उसे हम बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो उसको, उसका गठन करेंगे। ये हमारा संकल्प है। किसका संकल्प है? और ये ध्यान रखिएगा, ये संकल्प नेताओं का नहीं है, ये संकल्प हमारे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का संकल्प नहीं है। ये संकल्प किसका है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया का संकल्प है। तो हमें बनाना है, हमें उसके लिए काम करना है। और ये नहीं कह देना कि नहीं ये सरकार काम नहीं करती, वो सरकार काम नहीं करती, फलाना व्यक्ति नहीं काम करता। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारा गलत इंटरप्रिटेशन है। यही इंटरप्रिटेशन कोई चाहता भी है, बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं। इनफैक्ट हमारा जो सिस्टम आज के समय में तैयार है वो यही चाहता है कि यू लुक टुवर्ड मी। जब कोई ये बोलता है ना कि जी फला सरकार बनेगी और वो सरकार, वो कह रहा है कि जी आप मेरी तरफ देखो, बस मुझे चुन के भेज दो, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं सारी चीजों को कर दूंगा, बस आप मेरे नाम का बटन दबा देना। आपका काम कितना है? सिर्फ बटन दबा देना और कुछ मत कर देना। तो वो क्या चाहता है कि भैया ये सब आप भूलो, मेरे को दे दो, मैं कर दूंगा, तुम कुछ मत करना। तो ये जो आइडिया है ये बेसिकली लोगों को डिसएम्पावर करने का आइडिया है, उनको मानसिक रूप से कमजोर करने का आइडिया है। जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है वो लोगों को एम्पावर करने का आइडिया है। वो लोगों को एम्पावर करता है कि आप हो भारत, हम हैं भारत, हम सब मिलकर भारत हैं। बाबा साहब ने यही बात हमें समझाई है कि हम भारत हैं। भारत कोई एक पर्टिकुलर वर्ग नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, हम हैं भारत। और इसको हमें ऐसा बनाना है, इसे कॉन्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। मैं अगर कुछ मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ तो आप मेरे को रोक सकते हो, बता सकते हो कि नहीं सर आप गलत बता रहे हो, या तो ये नहीं लिखा हुआ, जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है वही मैंने आपके सामने रखा है। मैं इधर उधर की कोई इंटरप्रिटेशन की भी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे टोक सकते हो। पर मुझे लगता है कि अगर यही बात मैं पब्लिक में ऐसे कहूँ तो बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे। अच्छा, हमारा क्या क्यों करना है भाई, हम तो MP MLA चुन ही रहे हैं, ये उनका काम है, सरकार तो कुछ करती नहीं है। मैक्सिमम टाइम यही कह रहे होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 100% टाइम हम यही कर रहे हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। हमने ऐसा सिस्टम बना लिया, हम अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, हम अपने संकल्प से भाग रहे हैं। कि हमारा जो खुद का संकल्प था, जो बाबा साहब ने या हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए एक संकल्प दिया, अपने लिए भी किया, हमारे लिए भी दिया, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संकल्प लिया कि हम सब मिलकर भारत को ऐसा बनाएंगे। जो भारत कैसा होगा? जो भारत संप्रभु होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? किसी और देश का डोमिनेशन नहीं होगा। बाहर और मतलब कोई भी उस पे अंकुश ना लगा सके, कोई भी देश अपना डिसीजन लेने के लिए बाहरी आगे डिसीजन को प्रभावित नहीं कर सकती है। दैट इज कॉल्ड संप्रभु, सॉवरेन होना। सॉवरेन होना मतलब कि कोई भी देश, कोई दूसरा देश, मेरे को जो डिसीजन लेना होगा मैं लूंगा, कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। मैं ऐसा नहीं कि आपके बात को इग्नोर कर दूंगा। आपने सलाह दी, एक तो होता है कि तुम कुछ भी कहो मेरे
जो करना है वो करूंगा। ऐसा नहीं है। संप्रभु होने का ये मतलब भी नहीं है, कहते हैं ना आप कुछ भी कर लो मैं नहीं करता, वो नहीं है। ढीठ होना नहीं है। यहाँ पर संप्रभु होना है कि मेरे जो फैसले हैं मैं लूंगा, ठीक है, मैं डिसाइड करूंगा और उसके अनुसार करूंगा। आपकी सबकी राय लूंगा, आपकी बात को सुनूंगा, आपके फैसले को मैं समझूंगा। तो संप्रभु। सोशलिस्ट, दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण, सोशलिज्म। हम एक जो बात अपनाते हैं कि हम सोशलिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म? समाजवाद, व्हाट इज सोशलिज्म? सर रिसोर्सेज पे सबका अधिकार रहेगा बराबर। Sir, aims to end poverty, ignorance, disease, and inequality of opportunity observed by Supreme Court. नहीं मतलब दोनों ने बहुत अच्छे, मेरी समझ जैसा मैं भी करता हूँ कि मतलब जैसे सर, बाकी तो नहीं तो लोग फर्जी समाजवादी भी बहुत हैं कि आज समाजवादी पार्टी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये नहीं लिखा हो कि साइकिल को बटन दबाना है क्योंकि उन्होंने अपना नाम समाजवादी पार्टी रख लिया। ऐसा नहीं है। समाजवाद का मतलब है कि जो देश का ओवरऑल रिसोर्स है, ठीक है, जो कुछ भी हमारे देश के पास है वो सब हम सबका सामूहिक है और उसका इस्तेमाल सामूहिक हित के लिए ही होना चाहिए, है ना। ये किसी व्यक्ति के हित के लिए नहीं होना चाहिए कि हमने माइन किसी एक व्यक्ति को दे दिया, उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसका वो कमा रहा है, ठीक है। जमीन है, कोई और चीज है, जो भी साधन है हमने कुछ लोगों के नाम कर दिया जैसा कि आज है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम पूरी तरीके से समाजवादी हो रहे हैं। क्या क्या सर हमारे यहाँ पे जितने इक्विटी रिसोर्स, और इक्वालिटी का वो आता है क्या? इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी और इक्वालिटी दो अलग अलग कंसेप्ट है। अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जब कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये भी इंटेंस हो रहेगा, थोड़ा सा भटक जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ इक्विटी एंड इक्वालिटी, और अगर आज नहीं हुआ तो कल मैं इसको आपको बता दूंगा, ठीक है चंद्रा, आप नोट करके रखिएगा। ओके सर। तो इक्विटी एंड इक्वालिटी हम थोड़ी देर में करेंगे। तो पहले हम समाजवाद की बात कर लेते हैं। समाजवाद में जैसा हमने पढ़ा कि समाजवादी सिस्टम में हम ये मानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो, मतलब इसमें एक स्टेज और आगे भी जा सकते हैं कि रिसोर्सेज आर कॉमनली ओन्ड, गवर्नमेंट ओन्ड, स्टेट ओन्ड। पर अगर उस इंटरप्रिटेशन को ना भी अपनाया जाए फिर भी जो देश के रिसोर्स हैं, ठीक है, ये बेसिक आइडिया ये है, जो कंट्री के रिसोर्स है वो कंट्री के ओवरऑल वेलफेयर के लिए खर्च होने चाहिए। मतलब सबके है वो रिसोर्स, तो सबके इंटरेस्ट में उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं जैसा होता है हम अक्सर करके, कुछ लोग जो रिसोर्सेज हैं उन पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, वो अपनी जीवन को मजे से जी रहे होते हैं और बाकी सब लोग मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। तो वो चीज नहीं हो हमारे देश में। उसी की बात यहाँ पर है कि हम समाजवाद को अपनाएंगे। देन सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, निरपेक्ष व्यवस्था को हम अपनाएंगे, जिसमें धर्म और पंथ किसी भी तरीके से हमारे जो हमारा जो स्टेट है उसको वो प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि धर्म हमारी राज्य की व्यवस्था को कि जो किस प्रकार से हमारा शासन चलेगा उसको ये प्रभावित नहीं कर सकता। तो ये है धर्मनिरपेक्ष। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुन के आना। खाली प्रतिनिधि तक नहीं है। देखो लोकतंत्र को इतना छोटा नहीं होता कि खाली प्रतिनिधि ही बात है। प्रतिनिधि तो एक माध्यम है, एक टूल है, एक मैकेनिज्म है। एमपी एमएलए चुना जाना ये सिर्फ मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म है, और ये भी याद रखिएगा, इट इज ओनली वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एनफोर्सिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन वर्ड लिटरली मीन्स कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को चलाएं, सिस्टम ऐसा हो जो लोगों को चलाए। तो इसका एक माध्यम हमने बना लिया है कि भाई एक एमपी एमएलए होंगे जो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे और वो ये एक माध्यम है। और भी कई माध्यम हैं जिससे लोकतांत्रिक, जैसे ब्यूरोक्रेसी भी एक माध्यम है जिसमें लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी हो गया। जो हमारा आर्टिकल 19 है, स्पीच,
और फ्रीडम एक्सप्रेशन ये भी एक तरीका है कि आप विरोध करते हैं या आप बताते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, इससे भी लोकतंत्र आता है। मीडिया एक तरीका है जो लोकतंत्र को लेकर आता है। तो लोकतंत्र का मतलब कभी भी एमपी एमएलए तक नहीं है, इसको हम उतना नैरो ना करें। मतलब अगर पूरा लोकतंत्र का इतना बड़ा एरिया है तो एमपी एमएलए इतना सा ही हिस्सा है। लोकतंत्र इससे बहुत बड़ा है एमपी एमएलए से। राजनीतिक दल हमें अपनी सुविधा के हिसाब से तथ्यों को समझाते हैं, हमें उनकी सुविधा से तथ्यों को नहीं समझना चाहिए। वो केवल हमें वही बात बताते हैं जो उनके फायदे की होती है, जो उनके फायदे की नहीं होती वो हमें बिल्कुल नहीं बताते। परंतु ऐसा नहीं है कि संविधान, ना संविधान के अंदर में ना लोकतंत्र के अंदर में, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति के समझ का हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है और उसकी राय महत्वपूर्ण है। ये मैकेनिज्म केवल है कि लोगों तक उसकी राय वहां तक पहुंचे। परंतु लोकतंत्र में विरोध करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, अपनी बात को कन्वे करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, अपने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना, कोर्ट में जाना, कोर्ट से बाहर आवाज उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में जितना एमपी एमएलए को चुना जाना। तो लोकतंत्र, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमें यहाँ बना के चलना है और रिपब्लिक गणतंत्र हमें यहाँ पर बनाना है। गणतंत्र मतलब हम बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं, गण हैं, यहाँ पर स्टेट्स हैं अलग अलग एक तरीके से, तो वो सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक भारत को। और इसके बाद इस सब के द्वारा हम क्या करेंगे, अपने सभी नागरिकों को क्या देंगे? नंबर एक, 3 चीज देंगे। 3 चीज नहीं, मैंने ऐसे याद किया था, ये आपको प्रीएम्बल वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। सर हेलो। हाँ जी बोलो। सर ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वर्ड एक सा नहीं है, लग रहा है कि एक ही चीज है दोनों। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नहीं, रिपब्लिक ना। लोकतंत्र और गणतंत्र। बताओ क्या सर? बताओ, कोशिश करो, तुम ही कोशिश करो, तुम्हें मुझे इसका अर्थ बता दोगे। अभी थोड़ी देर में रुक जाते हैं, ये इनकी 2 हिंदी ही होती है। अब बताओ इसका मतलब क्या? लोक और मेरी गण। समझ से गणतंत्र वो चीज है जहाँ पे कि कोई भी पावर में आएगा तो हेरिडिटी के बेस पे नहीं आएगा, वो इलेक्शन के बेस पे आएगा। ठीक है, रिपब्लिक में ये होना चाहिए। और डेमोक्रेटिक में, जैसे डेमोक्रेटिक में ये होगा कि लोगों के द्वारा ही लोगों का गवर्नमेंट चलेगा और जो भी है पावर में आएंगे। तो मैं पूरी तरह नहीं इसको समझा पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझना जरूर चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा डाउट हो रहा है। कोई और बताओ। रिपब्लिक है जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो भी लोगों के द्वारा ही चुन के आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं। तो जो हमारा सुप्रीम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो वो भी हम लोगों की भागीदारी के माध्यम से ही आते हैं, उसको इलेक्ट किया जाता है, ना कि वो सेपरेटली। लेकिन सर वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। लेकिन वो लोगों के द्वारा ही आ रहे हैं ना, लोगों की मध्यता के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो हमारा कॉन्सेप्ट बी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, तो वो पीपल उसमें खुद भागीदार है स्टार्टिंग फेज से ही। एक्चुअली क्या ना, इसे अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। लोकतंत्र, लोक की जब हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी को जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, लोकतंत्र में हम जिनकी बात कर रहे हैं कि हम लोगों के द्वारा मतलब लोग यहाँ पर, फिर हम इंडिविजुअल्स पर जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति पर जा रहे हैं। जब हम रिपब्लिक की बात कर रहे हैं तब हम रिपब्लिक में ये कह रहे हैं कि वी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स, वो यूनिट्स कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम का कोई एक मोनार्क, कोई एक राजा नहीं होगा, कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है। वो सारे ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स, यहाँ लोकतंत्र में यूनिट एक इंडिविजुअल यूनिट है, ठीक है। यहाँ जब हम यूनिट की बात करते हैं लोकतंत्र में, तो इंडिविजुअल इज यूनिट। गणतंत्र में यूनिट कैन
मीन्स इट्स स्लाइटली डिफरेंट देन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति से अलग हो सकता है, वो छोटे राज्य भी वो एक यूनिट हो सकता है, वो छोटे छोटे हिस्से हो सकते हैं किसी भी फॉर्म के, कि जो लोग नहीं है पर लोगों से अलग हैं, इतर हैं, ठीक है। और जहाँ जो गवर्नमेंट है, जो सिस्टम है, वो किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं हो जाता, किसी मोनार्कियल सिस्टम, जैसे मोनार्की के खिलाफ जो खासतौर में रिपब्लिक का जो इस्तेमाल पहली बार इस्तेमाल हुआ वो फ्रांस में हुआ, ठीक है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रांस में रिपब्लिक बनाया गया, ठीक है। तो पहला रिपब्लिक बनाया गया, उन्होंने उसको फ्रेंच रिपब्लिक बनाया गया, जिसमें उन्होंने वहाँ के जो राजा रानी थी उसको खत्म कर दिया। तो वहां से रिपब्लिक मतलब अ सिस्टम दैट इज ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, बाय द पीपल। बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की भी बात है और यहाँ उसके पार्टिसिपेंट्स की बात है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बारीक सा अंतर है, बट ओवरलैपिंग है टू सम एक्सटेंट, पर पूरी तरीके से वो एक नहीं है। गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों एक ही चीज नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, अभी भी क्लियर नहीं है सर। क्लियर है सर। अच्छा, ठीक है, चलो अभी इस पर और मेहनत कर लेंगे कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का क्या क्या मतलब है, वही फिर उसके अध्ययन में हमें यही करना होगा। दीपक, आपको ये टास्क लेंगे कि आपने रिपब्लिक शब्द हमने कब इस्तेमाल करना शुरू किया, डेमोक्रेटिक वर्ड हमने कहाँ इस्तेमाल करना शुरू किया, इसको आप ढूंढेंगे, ठीक है। इसके ऊपर इसकी टाइमोलॉजी पर काम करेंगे। ये टाइमोलॉजी समझते हैं, ठीक है। यस तो सर। शब्द का दोनों का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कब हुआ, किस कॉन्टेक्स्ट में शब्द को देखते हैं, और फिर आप हमें समझाएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। इसके बाद हम जब ये 5 चीजें करने के बाद हम अपने नागरिकों को क्या देना चाहते हैं, वी वांट टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, ठीक है। तो यहाँ जो पीपल ऑफ इंडिया हैं वो एक संकल्प ले रहे हैं कि हम एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जो सॉवरेन ये सब होगा, जिसमें ये 5 गुण होंगे, और वो इंडिया जो इन लोगों के द्वारा बनाया गया इंडिया है, हम लोग जो इंडिया बना रहे हैं, वो अपने सभी नागरिकों को क्या देगा, JLEF और यूनिटी इंटीग्रिटी UN, ये देगा वो ना, JLEF UN, ठीक है, UI, ठीक है। J फॉर जस्टिस देगा, जस्टिस, लिबर्टी, L फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, फ्रेटर्निटी, एंड UI से है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब जस्टिस कैसा देगा, SEP जस्टिस देगा, जैसे मैंने याद किया था, मैं वो एग्जैक्टली आपको शेयर कर रहा हूँ। सोशल, यस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो JLEF एंड SEP, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ T थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फेथ एंड वर्शिप, इसको आप याद कर लीजिएगा, अपने तरीके से बना लीजिएगा। तो लिबर्टी कौन सी होगी, 5 तरीके की लिबर्टी है। इक्वालिटी ऑफ SO है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी है, और यूनिटी इंटीग्रिटी है। तो अगर आप इस फॉर्मूला को कोशिश के चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, JLEF, 3 तरीके की जस्टिस, 5 तरीके की लिबर्टी, 2 तरीके का स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी एक ही है, ये 2 है, ठीक है। तो जस्टिस हमें कैसा देना है लोगों को, तो पहले तो हमने भारत को बना लिया, और जो वो भारत जैसा भारत हमने जो बनाया, उस भारत में हम क्या करेंगे, सभी लोगों को सामाजिक न्याय दिलवाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी है, सबको सोशल, सबको जस्टिस मिले, सोशल जस्टिस मिले, ये किसकी जिम्मेदारी है, हम सबकी। वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वेरी गुड, ठीक है। ये बात हम शायद आज तक
नहीं पढ़े होंगे, पढ़े या फिर ये शायद हम नहीं पढ़ते, क्योंकि जब हम इंडिया सर बोलते हैं, पढ़े थे लेकिन ध्यान नहीं दिए। हाँ पढ़े थे पर उसे ऐसे नहीं देखे, किसी ने हमें उसे बताया नहीं ना। हम इसे किताबी तरीके से समझते हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया एक कोई एक एलियन चीज है, मैं अलग हूं और इंडिया अलग है, मैं तो इंडिया का हिस्सा हूं ही नहीं, तो ये इंडिया को मुझे देना है, इंडिया कोई एक अलग चीज है जो मुझे ये सब देगी, पर मैं तो उस इंडिया का हिस्सा हूं, मैं ही तो उस इंडिया को बना रहा हूं, तो मुझे ही तो ये देना भी है। अगर मुझे ये मिलना है तो मेरे को देने की भी मेरी ही जिम्मेदारी है। इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस मैं दूंगा, मैं देने के लिए काम करूंगा, ठीक है। तो हमें ये इंश्योर करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि लोगों के पास लिबर्टी हो, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीव की, फेथ की और वर्शिप की। अब कैसे करोगे आप भैया ये काम? अब तो कहोगे सर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो नौकरी भी नहीं लगी अभी, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, जब कुछ बन जाऊंगा तो कुछ करूंगा, पहले मुझे IAS ऑफिसर बनाओ तब कुछ करूंगा, अभी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? राइट रॉन्ग? रॉन्ग। सर सही है सर, यही सोचते थे। नहीं सोचते नहीं, चलो सोचते ठीक है, बट क्या हम कुछ कर सकते हैं? मैं सवाल ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हम कुछ कर सकते हैं अभी इसी टाइम? यस सर, कर सकते। कैसे कर सकते, क्या कर सकते बताओ? अगर एक करने को है तो भाई सब कुछ तो हमारा ही है, ये लोकतंत्र ही हमारा है। वी द पीपल, जब हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल पावर देता है कि हम सारे कुछ ये सब कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें पावर दिया जा रहा है और पावर है भी हमारे पास, क्योंकि हम ही गवर्नमेंट है और हम ही प्रजा भी है, तो निश्चित तौर पे कर सकते हैं। अब जैसे मैं जैसे समझाता हूँ, अगर ये तो हुई एक ऊपरी बात, ठीक है, ये हुई बात कि भाई हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है, बट अगर मैं इसे प्रैक्टिकल फॉर्म में कहूँ कि मेरे को लिबर्टी ऑफ थॉट इंश्योर करनी है, मेरे को मिलनी चाहिए ये अलग बात है, पर मैं चाहता हूँ लिबर्टी ऑफ थॉट बनी रहे, विचार की लिबर्टी बनी रहे, तो इसके लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ? मैं जैसे कब हमारे अंदर ना एक बहुत एलिमेंट होता है कि हम दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते, कि नहीं 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 आपको हम मौका नहीं देंगे, ठीक है, उसके थॉट की कोई वैल्यू नहीं है, जैसा भी थॉट हो, हम उससे अगर असहमत हैं तो हम उस असहमति को प्रकट नहीं होने देते। हम लोग बहुत वो करके बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं सब कुछ ना कुछ बोलते हैं। मैं तो अपने डॉक्टरों से ही शुरू करता हूँ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा बात ये डॉक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम डॉक्टर से ज्यादा जानते हो। हम डॉक्टर लोग बहुत बोलते हैं बात, तुम डॉक्टर से ज्यादा जानते हो, मतलब हम उसके जो थॉट और उसको हम एनकरेज करते हैं, हम उसे रोकते हैं, और मतलब हम हर कोई माँ बाप अपने बच्चों पर ये बात थोपते हैं, माँ बाप अक्सर करके बोलते हैं कि तुम बच्चे हो, बच्चे बन के रहो, उनके थॉट्स की हमारे को कोई वैल्यू नहीं है। हम कहेंगे कि नहीं तुम्हें क्या आता है, तुम कुछ नहीं जानते, बैठे रहो, तुम अभी बच्चे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर अल्टीमेटली किलिंग द थॉट। कोई विमेन है, कोई लड़की है, लड़कियों को और ज्यादा होगा, ठीक है, तो भाई लोग अपनी बहनों को बहुत बार कह देते हैं कि तू लड़की है तो बैठी रह, तेरे को क्या पता, तू नहीं जानती कुछ भी, हम लोग ये कहते हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, थॉट एक्सप्रेशन को चैलेंज कर रहे हैं, वो उसके जो विचार हैं उसको एक्सप्रेस करने की जो क्षमता है उसको रोक रहे हैं। हम बहुत सिंपल सा काम है, इसके लिए कोई नौकरी IAS बनने की जरूरत नहीं है, इसको हम कहीं भी कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी बोलना चाहता है तो हाँ हाँ बताओ भाई क्या है, क्या तरह है, ठीक है, तो ठीक है, वो आइडिया सही हो सकता है, वो आइडिया गलत हो सकता है, but we should have the ability to listen to that idea. We should have the capacity to hear the thought, hear the expression. वो हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, हमारे को कोई भी मत हो, कैसा भी मत हो, ठीक है, इतना हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उनसे सुन सकें, उसको एनालाइज कर सकें, उसे अपॉर्चुनिटी देना, ये नहीं खाली सुन लेना, उसको अपॉर्चुनिटी देना कि ठीक है उसका विचार है,
अगर उस विचार में दम है तो उसको जो मौका, जायज मौका मिलना चाहिए उसे मिलना चाहिए। बिलीफ, अब बहुत बार ये बिलीफ, फेथ और वर्शिप इसमें एनक्रोच करने लग जाते हैं। करते हैं क्या? और बहुत सारे, मैं अब थोड़ा सा डिफरेंट उसमें चलूँ तो मैं बहुत बार देखता हूँ जो तथाकथित अम्बेडकरवादी हैं, वही काम बहुत कर अक्सर करके। है कोई अम्बेडकरवादी हमारे साथ? सारे ही हैं सर। सारे ही हैं, ओके गुड, चलो अच्छी बात है। पर कुछ ऐसे वाले भी होते हैं, वो इतना स्कोप नहीं दे पाते हैं। वही कहते हैं कि नहीं, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। मतलब अब इस तरीके के, आप तमाम तरीके के किसी को भी गलत ठहराने में लोगों को आनंद आता है। और ऐसा खासकर में अम्बेडकरवादी लोग काफी सारे ऐसा कर जाते हैं, जो उस आइडिया को लेकर बहुत ज्यादा स्थूल हो गए हैं, बिल्कुल पकड़ गए हैं। ठीक है, बाबा साहब ने ये जरूर कहा है कि भाई आप अपने विचारों को बदलो, जो सही तरीके के बिलीफ, फेथ के सिस्टम को अपनाओ। और उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि आप उनके उस बेसिक आइडिया को, मतलब क्योंकि ये भी उन्हीं का ही आइडिया है कि बिलीफ और फेथ और वर्शिप, हमारे अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि कोई किसी भी धर्म किसी को वो करना चाहता है, अगर आपका विश्वास बेहतर विश्वास है तो निश्चित रूप से आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हो, उसे बता सकते हो अपने विश्वास के बारे में कि मैं ये विश्वास रखता हूँ, मेरा विश्वास ये है, मेरे विश्वास में मुझे ये लाभ दिखाई दे सकता है, मैं अपने फेथ को प्रोपगेट कर सकता हूँ, उसके बारे में लोगों को शेयर कर सकता हूँ। बट मैं ऐसा नहीं कह सकता, और ये करना भी नहीं चाहिए कि हम अपने फेथ को दूसरे पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करें। खासतौर में जब हम लोग थोड़ा बहुत बाबा साहब को पढ़ जाते हैं तो सबसे पहले महिलाओं को सबसे ज्यादा दोष दिया जाता है हमारे, मतलब खासतौर में जब अगर मैं समाज की बात करूं तो ऐसे भी बहुत तत्व हैं, कहते हैं कि औरतें जो है घर में पूजा पाठ का सामान ले आती हैं, ये पूजा पाठ कर, ठीक है, उनका फेथ है, उनका बिलीफ है, ठीक है। आपका बिलीफ सिस्टम आज चेंज हो गया है, बट डोंट एनफोर्स दैट बिलीफ एंड फेथ सिस्टम ऑन द वुमेन इन योर हाउस। आप अगर ये कर रहे हैं तो बहुत भारी भूल कर रहे हैं, बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं इनको अकल नहीं होती, बहुत करके मैंने ये कमेंट्स को सुना है कि महिलाएं पूजा पाठ और इसमें लगी रहती, ठीक है, उनका अपना एक फेथ का सिस्टम है, आप उनको कन्विंस करो कि फेथ का सिस्टम कुछ और भी हो सकता है, कोई बेहतर तरीका हो सकता है। आप अगर लगातार उस पर काम करोगे तो हो सकता है किसी अच्छे दिन उनको आपकी बात समझ आए। बट ये जो फोर्स करना, एनफोर्स करना, ये कोई बहुत वो नहीं है। और कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे उस सिस्टम को, क्योंकि हम उनके थॉट, बिलीव, फेथ को हम तरजीह नहीं दे रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि आपका जो फेथ है वो निम्न स्तरीय है। अगर निम्न स्तरीय है तो उसे साबित होने दीजिए, उसको स्थापित होने दीजिए, उसे धक्के से मत लगाइए, क्योंकि धक्के से लगाई चीज बहुत समय तक नहीं चलेगी। तो इसको इंश्योर करने के लिए हमें, जस्टिस को इंश्योर करने के लिए अपने न्याय के लिए भी लड़ना है, औरों के न्याय के लिए भी लड़ना है। सोशल जस्टिस हमें मिलना चाहिए, मेरे साथ किसी तरीके का सोशल इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। परंतु सोशल जस्टिस के साथ हमें दूसरों के सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपने सोशल जस्टिस के लिए दूसरे के ऊपर सोशल इनजस्टिस करूं, मैं अपने अधिकार के लिए दूसरे के अधिकारों का हनन कर दूं, मैं अपना पेट भरने के लिए दूसरे की रोटी भी खा जाऊं, वो सोशल जस्टिस नहीं है। मुझे एक ऐसी स्थिति हासिल करनी पड़ेगी जहां वो जस्टिस मुझे भी मिले तो औरों को भी मिले। तो हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा कि क्या हम सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, लगातार इसके लिए काम भी करना होगा। ऐसा कि अपने सोशल जस्टिस, अपने इकोनॉमिक जस्टिस के लिए भी काम करना होगा। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एम्पावरमेंट के नहीं आ सकता। जब आप एक एम्पावर्ड पर्सन होगे, जब आप एजुकेशनली एम्पावर्ड हो, जब आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड होते हो, जब स्पिरिचुअली के लिए काम कर पाते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।
तो इसलिए आप लोगों को बोलते रहता हूँ कि नहीं, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाओ। ठीक है, हमें गरीब शौक नहीं, कोई चीज नहीं है कि हम लाचार बने, ठीक है, साधन विहीन बने रहे। हमें साधन चाहिए, पैसा कोई प्रॉफिट की नहीं, कोई इसलिए मत कमाओ कि नहीं मेरे को पैसा कमाना है, मुझे अंबानी बनना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, पैसा कमाना। पैसा एक दूसरी तरफ पे एक्सप्लॉइटेशन का भी वो हो जाता है, बट पैसा एक साधन है, एक जरिया है, एक माध्यम है एम्पावरमेंट का। और जब आप एम्पावर्ड होगे तो आप अपने लिए जस्टिस में सहायता दे सकते हो, उनको सोशल जस्टिस। और जब तक हम ये सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस नहीं हासिल करते, तब तक पॉलिटिकल जस्टिस आउट ऑफ थॉट है ना। ये पॉलिटिकल जस्टिस तब तक आ ही नहीं सकता। जिस बेचारे व्यक्ति को बेसिक चीजें भी नहीं पता, तो वो अपने वोट को 100-500 रुपए में अद्धे पौए के लिए बेच ही देगा, क्योंकि उसको उसका महत्व भी नहीं है, उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है। उसे आज खाने को खाना चाहिए, ठीक है, उसे कोई थोड़ा सा पैसा दे देगा, वो ये नहीं सोच रहा कि 70 साल में मेरे को अपना देश कैसा बनाना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल दोस थिंग, वो ये नहीं सोच रहा। वो ये सोच रहा है कि मेरा आज खाने का जुगाड़ है, कोई उसके खाने का जुगाड़ 4 दिन का जुगाड़ कर दे रहा है, 500 रुपए दे दे रहा है, उतने में खुश है। कोई राशन बांट दे रहा है, वो उतने में ही खुश है। तो पॉलिटिकल जस्टिस नहीं हो सकता है जब तक कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस ना हो। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को हर हालत में, अगर हम ये चाहते हैं, बहुत लोग एक बात करते हैं कि राजनीतिक बदलाव, जब तक कोई राजनीतिक बदलाव हो ही नहीं सकता जब तक सामाजिक आर्थिक बदलाव ना हो। तो बिना आर्थिक सामाजिक बदलाव के हम किसी तरीके का राजनीतिक बदलाव ना बना सकते हो। MP MLA किसी को बना सकते हो, और वो आपके लिए किसी तरीके की कोई चीज सिक्योर कर ही नहीं सकता। जिसे कहते हैं ना विज्ञान में, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप उस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, वो संभव ही नहीं है जब लोग एम्पावर्ड होंगे, क्योंकि अल्टीमेट कस्टोडियन लोग हैं। तो लोग जब एम्पावर्ड हो जाएंगे, तब अपने आप ही पॉलिटिकल जस्टिस आ जाएगा। हम अपने आप बदल जाएगी, आप देखेंगे आप बदल जाएगी, उसका सुर बदल जाएगा, उसका तरीका बदल जाएगा। तो ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? एब्सोल्युटली राइट सर, 100%। सर हेलो। बोलो। हेलो सर, ये जब फेथ की बात कर रहा है यहाँ पे, लिबर्टी ऑफ फेथ, तो जब फेथ लगा ही दिया है तो बिलीफ क्यों लगा रहा है? उसको एक ही शब्द में तो अपनी बात को कह देना चाहिए। ये दोनों शब्द बोलेगे एक ही जैसा शब्द, मुझे कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा, जैसे फेथ को हम ज्यादातर उसके धार्मिक विश्वास के तौर पर शायद हम देखना चाह रहे हैं। जैसे मेरा एक धार्मिक विश्वास है, कोई बुद्धिज्म को मानता है, कोई हिंदुइज्म को मानता है, कोई किसी और चीज को मानता है, कोई बाबा राम रहीम को मानता है, वो कोई क्या अपने कौन से वो धर्म नहीं थे। हाँ, तो जैसे कि अब क्या थे ओशो का कोई धर्म नहीं है, बट कई तरीके के बिलीफ सिस्टम भी होते हैं। बिलीफ सिस्टम कई बार फेथ से अलग हो सकते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति हो सकता है, एक गैर वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति हो सकता है। ये कोई धर्म नहीं है, ये एक बिलीफ सिस्टम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विज्ञान की बात करते हैं, हर चीज वैज्ञानिक होनी चाहिए। कुछ लोग कभी कभी गैर वैज्ञानिक बात भी करते हैं, विज्ञान क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये फर्जी है। तो ये एक बिलीफ सिस्टम है, और फेथ सिस्टम थोड़ा सा उससे अलग है। वर्शिप का सिस्टम और अलग हो सकता है, भाई वर्शिप की पद्धति अलग हो सकती है। दो मुस्लिम हैं, शिया सुन्नी, दोनों अपनी अपनी पूजा के तरीके अलग हो सकते हैं। हिंदुइज्म के अंदर में लोगों के अपने पूजा करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। बुद्धिज्म में अपने अपने तरीके हैं विदिन द सेम थिंग। जैसे हिंदुइज्म में भी हम लोग यहाँ पर किसी और तरीके के देवी देवता को पूजा जाता है। साउथ इंडिया में जो देवी देवता हैं उनके नाम आपको नहीं पता होंगे, उनको देवी देवताओं के नाम नहीं पता होंगे, बट दोनों अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं। सिस्टम ऑफ वर्शिप डिफरेंट, डाइवर्सिटी खूब सारी है। तो ऐसे में हर चीज की संभावना है, और मुझे लगता है उसी संभावना को अकोमोडेट करने के लिए ये तीनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ओके सर। बाकी अच्छा, फिर इसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये बहुत जरूरी है। हमें अपने लिए भी
हमारे पास स्टेटस अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए सब। हम, और शायद आप सभी सहमत होंगे कि हम सब बराबर होते हैं। ये मदर नेचर हम सबको बराबर बना के देखती है। जो हम गर्भ से जन्म लेते हैं, पैदा हुए होते हैं, लगभग हम सब यहाँ बराबर ही पैदा होते हैं। हर एक कोई बराबर पैदा होता है, वही दो आंख नाक कान उससे मिले पैदा होते हैं। परंतु जब हम यहाँ जाते हैं तब फिर हम यहाँ पर अनइक्वल होते जाते हैं। क्यों होते जाते हैं? ये पैदाइशी होते हैं नहीं होते हैं? यस सर, हो जाते हैं। नहीं, पहले तो बताओ, इक्वल होते हैं हम? इक्वल, यस सर, जन्म के टाइम तो होते ही हैं। जब हम बच्चे फिर ये कैसे हम अनइक्वल हो जाते हैं? यहाँ जिस दिन हम पैदा होते हैं, जैसे आप किसी भी एक क्रैच में चले जाए, तो क्रैच कह रहा हूँ, जो नर्स बच्चे पैदा होते क्या पीडियाट्रिक आईसीयू या जो क्या मैटरनिटी वार्ड में अगर हम जाए, बहुत सारे बच्चे हैं, वो बच्चे सभी एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसे ही रोते हैं, सब कुछ उनका एक जैसा होता है। पर बाद में जब वो 30 साल के 20 साल के हो जाते हैं तो सब अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सोसाइटी यहाँ के सोसाइटी में मानते हैं बहुत कि डिवीजन है। यहाँ पर जब मेटर्निटी वार्ड में, और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं अपने माता पिता के यहाँ ना किसी और घर में होता तो मैं बिल्कुल अलग हो जाता। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर हम जिस घर में पैदा हुए, मतलब पैदा हुए और हमारा जिस घर में लालन पोषण हुआ, लेट्स सोच के देखो कि बच्चे बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं, कंडीशन हो जाता है, बच्चे बदल गए, तो हम बदल सकते हैं या हम जो आज है हम वैसे के वैसे ही रहते? सर टाइमिंग के एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते, जैसा मतलब माहौल होता है या फिर जैसा बनता है वैसे। में देखते हैं ना, बच्चे बदल जाते हैं। एक बच्चा तो जैसे मालिक के घर चला गया, एक नौकर के घर चला गया, बच्चे दोनों सेम है, नाम नहीं याद आएगा, तो एक मालिक के घर चला सर गया लेकिन और यहाँ पे एक स्टेटस नौकर अलग के। है। हाँ, मान लेते मैं स्टेटस, हाइपोथेटिकली स्टेटस को लेके चल रहा हूँ, घर पे मतलब उसमें चला गया, तो नौकर वाले घर में जाने वाला बच्चा अल्टीमेटली नौकर बन जाएगा, और जो मालिक के घर में जाने वाला बच्चा है वो मालिक बन जाएगा। क्यों क्यों बन जाता सर है? वहाँ ऐसा मालिक क्यों के होता वहाँ उसको एजुकेशन अच्छा मिलेगा। है? तो अगर उस मैं तरह इसे का ऐसे कहूँ, पलने का सबसे अवसर पहले मिलेगा, जिससे वो हेल्थ, डेवलप करने का चांस मिलेगा। न्यूट्रिशन, एजुकेशन, पेरेंटिंग, सोसाइटी, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, मनी, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट हो सकती है, एंडलेस लिस्ट होती जाएगी, मैं जितना खींचूंगा खींच सकता हूँ। ये सब डिफरेंट है, ठीक है। एक जो मालिक वाले घर में है, वहां बच्चे को अच्छी हेल्थ मिलेगी, ठीक है, टीके वीके सब टाइम से लगेंगे, बीमार कम पड़ेगा, साफ सफाई हाइजीन ज्यादा, घर साफ सुथरा नहीं होगा, मच्छर नाली मच्छर होंगे तो कभी से मलेरिया हो रहा है, कभी से डायरिया हो रहा है ना, तो यहाँ पर वो चल जाएगा। हेल्थ में न्यूट्रिशन, यहाँ उसको घर में जो बेस्ट पॉसिबल होगा, बेटर ऑफ फैमिली है तो बेस्ट न्यूट्रिशन दे सकती है, जिससे उसका बॉडी का डेवलपमेंट, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे होता रहेगा। यहाँ इस बच्चे को क्या मिलेगा? जो भी घर में बच्चा कुछ खाना है, ठीक है, अपने हैसियत के हिसाब से माँ बाप उसको देते हैं। एजुकेशन, यहाँ उसको अच्छी बेटर एजुकेशन मिलेगी, क्वालिफाइड एजुकेशन मिलेगी, टीचर भी अच्छे होंगे,
यहाँ क्या होगा, उसको सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, ना जहाँ टीचर आता होगा, ना कोई माहौल होगा। एक एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, टीचर बेचारे इलेक्शन की ड्यूटी में गए हुए हैं। पेरेंटिंग, यहाँ माँ और बाप दोनों पूरे समय के बाद सरप्लस है, तो हाउस वाइफ है, पूरी तरीके से बच्चे का ध्यान रखती हैं। पढ़ी लिखी भी है माता जी, तो पढ़ने लिखने में भी और छोटी छोटी ध्यान रख सकती हैं। और पिताजी भी अच्छी नौकरी पर काम करते हैं, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पेरेंटिंग कैसी होगी, यहाँ माता पिता दोनों मजदूर हैं, कहीं मजदूरी करने जाते हैं, तो कोई पेरेंटिंग नहीं होगी। दोनों पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान नहीं है। सोसाइटी, जो आसपास का माहौल है, यहाँ इसके चाचा ताऊ मामा और सब कोई जितने भी लोग होंगे आसपास के, दादा दादी, सभी लोग अच्छे क्वालिफाइड अच्छे हैं। ये हाँ वही मजदूर हैं, मोटिवेशन, यहाँ इस बच्चे को बताया जाएगा कि तुम बड़े अच्छी चीज सिखाई जाती है। अलग अलग जो जिस पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होता है, जिस घर में पैदा होता है, वहां पर उस तरीके की वैल्यू सिस्टम, तेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है, तेरे को उससे भी आगे बढ़ना है, एंड ऑल दोस थिंग्स। और दूसरी तरफ यहाँ बच्चे को बताया जाएगा कि भाई तेरा फादर कलेक्टर है, तो मैं कलेक्टर से भी आगे जाना है। यहाँ इस बच्चे को बताया जाए भाई तेरा तो मजदूर है, तो चपरासी बन जाएगा, तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, इससे ज्यादा इसकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ इसका कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल का होगा, इसको पता है कि इसके पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ इस बच्चे को पता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ है, अगर मैं कल किसी मुसीबत में पड़ूंगा तो मुझे अपनी मुसीबतों को खुद देखना है। पैसे की बात है, पैसा जैसा मैंने कहा कि एक इम्पोर्टेंट साधन है, वो नहीं है। अब ये सब क्या हो रहा है, जो ये बच्चा मजदूर बन रहा है, नौकर बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ lack of opportunity, lack of opportunities, अनइक्वालिटी, इनइक्वल अपॉर्चुनिटीज है ना, अपॉर्चुनिटीज बराबर नहीं है। और धीरे धीरे जब ये बच्चा पढ़ता जाएगा तो फिर वो भी लगातार धीरे धीरे पीछे होता जाएगा। और आज हम जब ये बच्चा जीरो मतलब बिल्कुल पैदा हुआ है, एक दिन का है, तो दोनों बच्चों में कोई अंतर नहीं कर पाएंगे। पर जब ये 20 साल के हो जाएंगे दोनों बच्चे, तब हम इनमें और इनमें कितना अंतर आ जाएगा, जमीन और आसमान का। अब देखते ही पहचान जाएंगे कौन सा मालिक का बच्चा है, कौन सा नौकर का बच्चा है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्टेटस एंड बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो अगर मैं इस बात को ऐसे कहूं, वी ऑल आर रिजल्ट ऑफ, वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। merit is a product of opportunities। कह सकते हैं इस बात को? yes sir, यस ये सर, merit कैसे? is not होती है। merit is a product of opportunities. It has nothing to do with any caste, any religion, any country। merit सब जगह होती है। merit बस opportunities मिलने या ना मिलने पर निर्भर करती है। तो अब बात यही है कि हम सारी चीज़ों को एक साथ नहीं बदल सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। बट हमें अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, जहाँ भी जैसी भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे लेना होगा, ठीक है। क्योंकि खासतौर में अगर हम, जब मैं वंचित का कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज वंचित? वंचित वही है जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, बस यही बेसिक आइडियोलॉजी है। अगर मुझे बहुत लोग ये बात सवाल को पूछते हैं कि व्हाट इज वंचित, क्या इसमें ऐसी ही बच्चे शामिल हो सकते हैं, क्या उसमें एक ही ये, मैं साफ ये कहता हूँ कि यार मतलब कास्ट हैज नथिंग टू डू विद वंचित। Caste has nothing to do with, yes, caste has a very big implication on opportunities, but there are many other things like gender, बहुत important variable है। जेंडर हो सकता है, कई फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, कोई आदमी पैसे वाला हो सकता, मतलब आर्थिक रूप से कम वंचित हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज का अभाव,
कई कारणों से पैदा हो सकता है, जिसमें कास्ट एक महत्वपूर्ण कारक है, जाति एक महत्वपूर्ण कारक है, जेंडर एक महत्वपूर्ण कारक है, आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण कारक है, रूरल अर्बन होना महत्वपूर्ण कारक है। ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं जो हमारी अपॉर्चुनिटीज को तय करते हैं, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के लिए काम करें, प्रमोट करें फ्रेटर्निटी को, आपस में भाईचारे को बढ़ावा दें, लोगों की इंडिविजुअलिटी को डिग्निटी दें, ठीक है, डिग्निटी के लिए काम करें कि हम किसी की कोई वो नहीं कर रहे हैं कि कोई किसी के प्रति दया करनी है, किसी को कुछ पुण्य कमाना, नहीं। वी आर वर्किंग फॉर द पीपल, ठीक है। हाँ सर, आपने शायद जनवरी में एक बात याद दिलाने को बोला था कि सारे कैंडिडेट्स के साथ एक फिजिकल मीटिंग गाजियाबाद की कहाँ पे मिलने को बोले थे कि आप नॉर्मल हो जाएगा, तो आप एक बार याद दिलाना, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। कर लो बिल्कुल, जब तुम कहो आई एम रेडी फॉर दैट। तुम लोग बताओ कब मिलना चाहते हो, कब आना चाहते हो, हम लोग कर सकते हैं, और क्लास को खत्म भी करते हैं। ये प्रीएम्बल को बार बार पढ़ लेना, ठीक। मेरा बहुत इसमें वो रहता है, पोजेस्ड हो जाता हूँ प्रीएम्बल जब पढ़ता हूँ, आई गेट लिटिल पैशन, ठीक है। तो फिर भी आप लोग भी पढ़ लेना, कैसे हम देश की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, कैसे हम अपने देश को और आगे बढ़ा सकते हैं, यही हमारे प्रीएम्बल का बेसिक उद्देश्य है। और कल हम यहीं से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऑलरेडी 9:35 हो गए हैं। इस पूरी चर्चा में मैं ये भूल गया कि मैं अपने समय से ओवर रीच कर रहा हूँ, तो अभी के लिए क्लास को खत्म करते हैं। और दीपक, आई गिव यू दिस लिबर्टी, यू काइंडली प्लान द प्रोग्राम, ठीक है। तुम्हारे को आप लोग आपस में सब लोग तय करो, ठीक, तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से, और मुझे सूचित करो। इंतजाम करने की जिम्मेदारी मैं करा लूंगा, वो मैं ले लूंगा। स्थान आपके पास है, गाजियाबाद में आप आ सकते हो जब आप चाहोगे। मुझे हफ्ता 10 दिन का नोटिस दे दो, तो मतलब आपके बेसिक खाने का, और अगर किसी को रुकने की जरूरत भी होगी तो 1 आध दिन रुकने की व्यवस्था वहाँ की जा सकती है, ठीक है। तो अगर कोई बाहर से भी आए तो उसका भी स्वागत है। आप लोग डे और क्विज जन पे आना चाहते हो, आप लोग तय करो, ठीक है। चलो, तो मीटिंग को करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, Thank sir. you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.